हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब जो हमारे आंकड़े हैं उनको हम किस तरीके से प्रबंधन उनका करते हैं, आंकड़ों को किस तरीके से हम उसको संभालते हैं। हैंडलिंग का मतलब संभालना होता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग, इसके बारे में कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसको हम यहाँ पर रीड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, जैसे मान लेते हैं कोई एक बैट्समैन है जिसके 10 मैचों में कितने रन उसने बनाए, ये हो सकता है। और मान लेते हैं कि कोई एक बॉलर है जिसने कितने विकेट लिए, जो कि 10 वनडे इंटरनेशनल में कितने उसने विकेट लिए, ये हो सकता है। या मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसकी क्लास में मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, तो ये हो सकता है। तो ये सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। और आगे इसमें देखिए लास्ट में दिया है नंबर ऑफ़ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपके मित्रों में हर एक मित्र ने कितने स्टोरी बुक्स को रीड किया है। तो ये जो सारी सूचनाएं होती हैं जो हमको प्राप्त होती हैं, कहीं से हम इकट्ठा करते हैं, तो इसी को कहते हैं डेटा। इसको हम क्या कहते हैं, डेटा। इसको डाटा भी कहते हैं, लेकिन डेटा आप इसको कहिए, डेटा इसको कहते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, इसको देखिए तो ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, तो इसको हम कभी कभी क्या करते हैं, ग्राफिकली मतलब होता है इसको चित्र से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ स्पेशल शेप बना के पेपर पे। तो यहाँ पे देखिए एक होता है, पहला जो सबसे पहला सिंपल होता है ये पिक्टोग्राफ होता है। इसको आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ होगा। पिक्टोग्राफ जो होता है वो क्या होता है, पिक्टोग्राफ का मतलब अमाउंट को हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, मतलब पिक्चर के द्वारा। तो यहाँ देखिए एक कार का मतलब यहाँ दिया गया है 100 कार, हमने मान लिया है। अब एक कार का एक इस तरीके का एक सिंबल कार का बना दें तो इसका मतलब 100 कार हो गया। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। तो एक सिंबल जो है 100 कार के बराबर में जो है स्टैंड करता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर 2 दिया है इसका मतलब 200 कार, और एक ही दिया है तो इसका मतलब आधा। तो जितना कार है इसका आधा, इसका मतलब 100 था तो 50, तो 250 कार हो गए पूरे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आधा जो है डिनोट करता है 100 के आधे को। अगर यहाँ पे 3 कार हैं तो इसका मतलब 300 कार। अगर यहाँ पे देखिए 4 हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीधे हो जाएंगे 400 कार हो जाएंगे। कितने हैं, 400 कार। तो इस तरीके से जो हमारा डेटा होता है उसको हम देख करके किस तरीके से उसको अंदाज़ा लगाते हैं कितना ज़्यादा है या कम है, तो इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में हम डायरेक्टली पिक्चर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है महीने वाइज दिया है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 3 महीने के लिए दिया है। हाउ मैनी कार्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में कितने, 250 कार। हाँ, इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स प्रोड्यूस। तो सबसे ज़्यादा सितंबर में प्रोड्यूस किए गए, क्योंकि ये 100, 200, 300, 400 टोटल कितने हैं, 400 कार हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किस महीने में प्रोड्यूस किए गए, सितंबर महीने में। तो ये एक सिंपल व्यू आपको दिया है पिक्टोग्राफ क्या होता है। अब यहाँ देखिए जो बार ग्राफ है वो क्या होता है। बार ग्राफ में यहाँ देखिए पॉइंट 2 में दिया गया है बार ग्राफ, यहाँ पे दिया गया है अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो देखिए जो बार ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म बार्स होते हैं, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। तो ये देखिए इसकी जो मोटाई है ये इस बार की बराबर है, इस बार की मोटाई बराबर है, इस बार की मोटाई, चौड़ाई मतलब इसका बराबर है, लेकिन इसकी लंबाई सभी बार्स की क्या है, अलग अलग है। तो ये जो इस तरीके के जो बार्स होते हैं इनका यूज करके जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। तो क्लास 8th में कितने बच्चे थे, ये इस एक्सिस पे हमने इसको वाई एक्सिस पे यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और एक्स एक्सिस में हमने देखा 2003-4 वर्ष में देखे हैं। तो 2003-4 में कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे। और 2004-5 में कितने बच्चे थे, यहाँ देखिए 200 बच्चे थे। और 2005-6 में कितने थे, 250 बच्चे थे। और 2006-7 में कितने में, 300 बच्चे थे। और 2007-8 के सत्र में कितने थे, 350 बच्चे थे क्लास 8th में। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे डेटा है, एक में तो सिर्फ ये वर्ष दिया गया, हालांकि इसका यहाँ पे कोई स्केलिंग नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्केलिंग है। तो ये जितना ऊंचा है उतने ही ज़्यादा बच्चे थे क्लास 8th में। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे किए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप देख के पढ़ के इसको आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा।
आगे इसमें देखे हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट, तो किसी स्टूडेंट के जितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो दिया गया है। अब देखिए 2 साल का जब यहाँ पे तुलना करते हैं, देखिए जो ये सिंपल जो बार है उसमें 2005-06 में कितने मार्क्स उन्होंने मैथमेटिक्स में गेन किए, और दूसरा जो दिया गया है वो आपका 6-7 में, यानी पहले साल और दूसरे साल दूसरे सत्र में कितने मार्क्स। आगे देखिए बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा। तो डेटा की कंपैरिजन के लिए इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए जो मैथ्स का सब्जेक्ट है इसमें 2005-06 में इसने देखो 30 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, लेकिन 2006-07 में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 60 किए। तो पहले इसके मार्क्स कम थे और दूसरे साल क्या हो गए, बढ़ गए। तो मैथ में इसके मार्क्स बढ़ गए। अब देखिए कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स घट गए 2005-06 में, तो यहाँ देखिए जो इंग्लिश है इसमें देखिए 2005-06 में इसके इतने मार्क्स थे, लेकिन 2006-07 में इसके मार्क्स थोड़े से घट गए। ये इन दोनों की ऊंचाई बराबर नहीं है। और हिंदी में देखिए पिछले साल जितने मार्क्स थे उतने ही मार्क्स इस साल भी थे। तो इस तरीके का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है ये डबल बार ग्राफ होता है। तो इसमें डबल बार्स यहाँ पे दिए गए हैं। आगे इसमें देखिएगा जो बार ग्राफ होता है उसको इस तरीके से देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, ट्राई दीज ड्राई अप्रोप्रिएट ग्राफ टू तो यहाँ देखिए रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया इसके लिए आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, तो जो वॉच कितने सोल्ड किए जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप कर देंगे और यहाँ पे देखिए आप जुलाई लिखेंगे, पहले यहाँ पे अगस्त लिखेंगे, यहाँ सितंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप इसके हिस्से लिंक कर देंगे। जैसे जुलाई में कितने 1000 बिके थे, इसको आप 500 कर दीजिए, तो ये 500 1000 हो गया। तो जुलाई में 5 इतने बिके तो इसको इतनी ऊंचाई तक कर दीजिए। और अगस्त में सिर्फ 500 बिके तो अगस्त के लिए जुलाई के बाद अगस्त यहाँ आएगा तो यहाँ पे आप 500 इसे कर दीजिएगा। इसकी जो डिस्टेंसिंग है यहाँ पे निश्चित नहीं होती है। ये जो बार्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये बार ग्राफ में निश्चित नहीं होती है। ये आपका जो होता है हिस्टोग्राम उसमें ये निश्चित होता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो दिए इसको आप बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जो डेटा होता है जो हमको अनऑर्गेनाइज डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों की हाइट अगर हम देखें तो सभी बच्चों की जो हाइट होगी उसको हम किसी की मान लेते हैं कि जो भी हाइट है तो उस हिसाब से आप देखिएगा। मान लेते हैं किसी का 1 मीटर है, किसी का 1.2 मीटर है, किसी का जो है 1.1 है, किसी का 0.9 मीटर है। इस तरीके की अगर हाइट आप देख लेते हैं इस तरीके से हाइट, तो ये छोटे बच्चों की हाइट है। तो ये जो हाइट इस तरीके की आपको मिलेगी ये अनऑर्गेनाइज डेटा होगी। लेकिन अब यहाँ पे जब इसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 1 मीटर से कम डेटा कितने लोगों की हाइट है और 1 मीटर से अधिक कितने लोगों की हाइट है, तो ये 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। तो इसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये आपके डेटा के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसको हम रीड कर लेते हैं। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। तो जो ज़्यादातर डेटा हमें अवेलेबल होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और इसको हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। टू ड्रा मीनिंगफुल इन्फेरेंसेज वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। तो जो मीनिंगफुल निष्कर्ष निकालने को, ये एक अच्छा निष्कर्ष निकालने के लिए हमको जो डेटा है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है सिस्टमेटिकली। फॉर एग्जांपल ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट वेयर एज लिस्टेड बिलो। तो मान लेते हैं कि और कोई एक ग्रुप है स्टूडेंट का जिनमें उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं और यहाँ पे लिस्ट किए गए। तो देखिए उनके फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, आर्ट्स। जैसे यहाँ पे बच्चे ऐसे थे एक किनारे से और बच्चों से पूछा गया तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इससे, तो इसने कहा मेरा आर्ट है। दूसरे से पूछा गया, इसने कहा मैथमेटिक्स है। तीसरे से पूछा, कहा साइंस है। चौथे से कहा तो इंग्लिश है। पाँचों से पूछा मैथमेटिक्स। छठे ने फिर कहा मेरा आर्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए विच इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, तो इनमें सबसे ज़्यादा लाइक सब्जेक्ट कौन होगा। तो यहाँ देखिए साइंस कई बार दिख रहा है, आर्ट कई बार दिख रहा है। तो कितनी बार आर्ट है, कितनी बार जो साइंस आया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही सबसे ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको जो है एक इस तरीके से टैली मार्क इसमें दिया गया है, इसको ग्रुप डेटा हम कहेंगे। तो यहाँ देखिए इसको आंसर करना इजी नहीं है। तो देखिए आर्ट को कितने लोग पसंद करते हैं, जो एक टैली इसको 5 कहते हैं, इसको 7 लोग पसंद करते हैं, 7 बच्चे आर्ट को पसंद करते हैं।
मैथमेटिक्स को 5 बच्चे पसंद करते हैं, साइंस को 6 बच्चे, और फिर उसके बाद इंग्लिश को 4 बच्चे पसंद कर रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो लाइक किया जा रहा है वो क्या है, आर्ट है। तो आर्ट को सबसे ज़्यादा लोग इसमें यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। तो ये आपका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो ये डेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड है। और इसके पहले का जो डेटा यहाँ पे था इसको हम रॉ डेटा कहते थे। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ बच्चों से पूछ लिया था, कोई एक ऐसा नहीं था कौन ज़्यादा है कौन कम है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन जब इसको हमने एक यहाँ पे ग्रुप में ऐसे रख दिया तो ये आपका अब डेटा अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो यहाँ देखिए जो 7 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिया है, तो फ्रीक्वेंसी है डेटा की। तो यहाँ देखिए द नंबर्स ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये जो टैली है ये उसके नंबर को, यहाँ देखिए 4 हैं और ये कितने हैं, 6 हैं। तो ये एक बार जब इसको काट देते हैं, आप जानते होंगे टैली को बनाना, तो ये पूरा 5 को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद जितने लाइन होते हैं उसको एक वैल्यू होती है। तो 5 + 2 7, यहाँ सिर्फ 5 है, यहाँ 5 और +1 6, यहाँ पे सिर्फ 4 हैं, तो ये 4 यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको हम कहते हैं बारंबारता। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आर्ट की है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, आर्ट की है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं सबसे ज़्यादा लाइक्ड सब्जेक्ट, इसको कहते हैं। आगे देखिए फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पार्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो फ्रीक्वेंसी उस संख्या को देता है कि कितनी बार ये जो एंट्री है आया हुआ है। आगे देखिए फ्रॉम टेबल 5.1, टेबल 5.1 में देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश इज 4। तो जो इंग्लिश लाइक करने वाले हैं उनका 4 बच्चे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स, तो ऐसे 5 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये जो टेबल यहाँ पे आपने ऊपर देखा है इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंट्री अकर्स। तो ये कितनी बार कौन सी एंट्री अकर करती है इसको देखती है। तो इस तरह का डेटा अगर आपको कहीं पे रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये टेबल, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आर्ट की है, उसके बाद क्या है, उसके बाद में साइंस की है, फिर मैथ्स की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इंग्लिश की है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए इसमें दिया गया है कुछ ट्राई दीज। तो ट्राई दीज इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पे जो भी दिया है। आगे देखिए ग्रुपिंग डेटा। जो ग्रुपिंग डेटा है इसको हम ग्रुप कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया है, इसको हम रीड कर लेते हैं। द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोड द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students, and so on. This information can be displayed graphically using a pictograph or a बार ग्राफ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर देखा है इसको हम बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ से भी दिखा सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर वी हैव टू डील विथ अ लार्ज डेटा। और कभी कभी हमको एक बड़ी संख्या के डेटा से डील करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन। तो 50 में से जो है कितने मार्क्स जो है गेन किए हैं, यानी 50 का पूर्णांक इसमें था। तो ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। तो क्लास 8th में जो है 60 बच्चे थे और इसमें से जो है कितने बच्चों ने कितने मार्क्स इसमें ऑब्टेन किया। तो ये दिया है, किसी ने 10, किसी ने 21 मार्क्स, किसी ने 10 मार्क्स, किसी ने 30, किसी ने 22, किसी ने 33, किसी ने 37 मार्क्स, किसी ने 42 मार्क्स गेन किए, और किसी ने 28 गेन किए, किसी ने 24 गेन किए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक डेटा हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, आगे देखिए, इफ बी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग। तो अगर हम प्रत्येक के लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। सो फॉर कॉन्वीनियंस बी मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0 to 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का एक क्या कर देते हैं, जो है एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जैसे 30 मार्क्स कितने बच्चे यहाँ पे गेन किए, तो ये 30 के लिए फिर इस तरीके से। तो ये हमारे लिए ज़्यादा यहाँ पे कॉलम्स हमको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके के ऐसे नीचे और भी तमाम सारे टेबल आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ये शॉर्ट हो जाए, इसलिए इन डेटा को हम क्या करते हैं, ग्रुप में रख देते हैं। यानी जो 0 से 10 मार्क्स हैं उनको एक साइड में, 10 से 20 वाले एक साइड में, और इसके आगे जैसे 20 से 30 को एक कॉलम में, इस तरीके से हम इसको रखते चले जाते हैं। एंड ऑब्टेन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरीके से, ग्रुप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द एबव डेटा कैन बी
तो यहाँ पे देखिए जो डेटा यहाँ पे दिया गया है, देखिए 0 से 10 तक कितने बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे हैं जो 0 से 10 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और 10 से 20 में 10 बच्चे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और 20 से 30 तक कितने 21 बच्चे हैं जो 20 से 30 तक मार्क्स को गेन किए हैं, और 30 से 40 तक 19 बच्चे हैं, और 40 से 50 तक 7 बच्चे हैं, और 50 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो कितने हैं, सिर्फ एक बच्चा है जो इनके बीच में मार्क्स को ऑब्टेन किया है, यानी 50 टोटल जो है 50 मार्क्स उसने गेन किए हों। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे रीड करते हैं, डेटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड। तो इस तरीके के जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं इसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब यहाँ देखिए 0 से 10 के बीच में, तो यहाँ पे जो डेटा आपको ऊपर इस तरीके से दिया गया था अनमाइनरली, ऐसे आपको दिया गया था, यहाँ पे ऐसे सिर्फ इकट्ठे ढेर सारे डेटा थे, तो इसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, इसका ट्रेंड क्या जा रहा है, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब इसको हम एक टेबुलेट कर देते हैं इस तरीके से, तो इसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे जो जानकारी है उसको हमने एक ग्रुप में रख लिया है, तो अभी हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे इसको रेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने जो ऊपर देखा था वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वहाँ पे सब्जेक्ट थे आर्ट साइंस ऐसे थे। अब यहाँ पे देखिए इसको ग्रुप बनाया, 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स गेन किए, और 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स गेन किए। तो ये आपका इसको कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऊपर था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भी एक डेटा रिप्रेजेंट करता था, इसको हम क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको हमने सिंपली क्या कहा हुआ है, इसको हमने कहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ देखिए वहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट आर्ट वगैरह था, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रुप बनाया गया 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इस तरीके से। तो इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया है, पॉइंट 1 दिया है, मोस्ट आर द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 to 30, यानी जो 20 से 40 तक जो ज़्यादातर बच्चों ने जो है गेन किया है। यहाँ पे देखिए कितना गेन किया है, इसको हम रीड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 30। तो यहाँ पे देखिए जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कहाँ से, 20 से 30 तक के बीच में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 21 बच्चे ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स को लाए हैं। आगे देखिए 8 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मोर देन 40 मार्क्स। तो ऐसे 8 बच्चे हैं जो 40 से ज़्यादा हैं। देखिए 40 के बाद और यहाँ देखिए इसके बाद तो 7 ये हो गया, एक इधर हो गया, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 से ज़्यादा है, लेकिन इससे कम नहीं है। आगे देखिए ईच ऑफ द ग्रुप्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एट्सेट्रा इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। हिंदी में इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। देखिए 0 to 10 एक क्लास इंटरवल, 10 to 20 दूसरा क्लास इंटरवल, 20 to 30 तीसरा क्लास इंटरवल, 30 to 40 ये चौथा क्लास इंटरवल है। तो ये जितने भी आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लास होता है, क्लास इंटरवल में क्या है, यहाँ पे इसको हम रीड करते हैं। इसको थोड़ा सा 1 मिनट जूम करें, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, देखिए ऑब्जर्व 10 अकर्स इन बोथ द क्लासेज। तो इनमें देखिए जो क्लास है इनमें दोनों में आता है, जैसे 0 to 10 एज वेल एज 10 to 20। सिमिलरली 20 अकर्स इन क्लास 10 to 20 एंड 20 to 3। तो ये देखिए जो एक नंबर है 10, ये देखिए इस जो पहला क्लास है 0 to 10 में आता है और 10 to 20 में भी आता है। इसी तरीके से जो 20 है वो भी 2 क्लासेज में आता है, 10 to 20 और 20 to 30। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एन ऑब्जर्वेशन, देखिए कोई एक ऑब्जर्वेशन हो, कैन बिलोंग साइमल्टेनियसली टू क्लासेस। तो कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है जो 2 क्लासेज में एक साथ लाई करता हो। टू अवॉइड दिस बी अडॉप्ट द कॉन्वेंशन दैट द कॉमन ऑब्जर्वेशन विल बिलोंग टू द हायर क्लास। तो इसके लिए हम ऐसा एक जो है एक ऐसा कॉन्वेंशन ऐसी एक कॉन्वेंशन हम यहाँ पे रखते हैं कि जो हायर क्लास, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इनकॉन्वीनियंस आ जाएगा कि कोई जैसे कोई बच्चा अगर मान लेते हैं 10 मार्क्स लाया है तो ये 2 क्लास में आएगा, या तो इसमें भी हो सकता है, यहाँ देखिए 20, या फिर इसमें भी हो सकता है, 0 to 10 में हो सकता है और 10 to 20 में हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक जो है एक जो है कॉन्वेक्शन होता है हमारा, एक
एक हमारी परंपरा रहती है इस तरीके से कि जो बच्चा है विल बी बिलोंग टू द हायर क्लास। अगर बराबर मार्क्स लाए, जैसे मान लेते हैं अगर 10 तक कोई बच्चा 10 मार्क्स लाया है तो इसको हम ऊपर वाले क्लास में रखेंगे, 20 to 30 में रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम 0 to 10 में रख देंगे। इसको कहाँ रखेंगे? क्योंकि जो हायर क्लास होता है उसमें हम रखते हैं जो कॉमन, यहाँ पे 10 कॉमन है, यहाँ 10 यहाँ भी है, तो इसलिए हम इसको हायर वाले क्लास में रखते हैं। दैट इज 10 बिलोंग्स टू द क्लास इंटरवल 10 to 20, इसलिए 10 to 20 में बिलोंग करेगा और इसमें 0 to 10 में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली 20 बिलोंग्स टू 20 to 30 एंड नॉट 10 to 20 इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 10 इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। तो देखिए अगर हम एक क्लास की बात करें 10 से 20 तक वाले में, तो 10 जो है लोअर क्लास लिमिट है और जो 20 है इसको क्या कहते हैं? अपर क्लास लिमिट है। यानी जो यहाँ पे क्लास यहाँ पे दिया गया है, एक क्लास देखिए यहाँ पे 10 से 20 के बीच में, तो जो 10 है वो निचला सबसे कम मार्क्स वाला, और 20 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। इस क्लास में 10 to 20 वाले क्लास में लोअर क्लास लिमिट क्या है? 10, और अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। आगे रीड करते हैं। सिमिलरली इन द क्लास 20 इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड 30 इज़ द अपर क्लास लिमिट। ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस between the upper class limit and the lower class limit for each of the class interval 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30 etc. इज इक्वल 10 टाइम्स इन केस। तो यहाँ देखिए जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके भी जो लोअर और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है हमेशा ये बराबर होता है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिया गया है। दिस डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द विड्थ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसको क्या कहते हैं? विड्थ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विड्थ या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल की साइज हो कितना है? 10 है, क्योंकि 20 में हम 10 को ऐड करते हैं तो 30 मिल जाता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। आगे इसमें ट्राई किया गया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से दिया है, इसको आप यहाँ पे देखिए बड़ा है, और इसमें जो कुछ आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं, इनको आप आंसर करने का जो है कोशिश करिएगा। अब देखिए बार्स विथ अ डिफरेंस। तो यहाँ देखिए जो बार ग्राफ होता है उसमें कुछ डिफरेंस के साथ में हम क्या देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बार ग्राफ हमने अभी ऊपर बनाए हुए थे उसमें हमने देखा था कि ये जो नीचे वाला जो हमारा एक्सेस था उसमें कोई नंबरिंग नहीं थी। उसमें जैसे महीने का नाम हो गया, जुलाई, अगस्त या सब्जेक्ट होता था, लेकिन कभी इसमें ऐसे 10 से 20 और 20 से 30 इस तरीके की स्केलिंग कभी नहीं थी। ऊपर तो स्केलिंग थी कि बार की जो ऊँचाई है उससे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऐसा बार ग्राफ जिसमें हम नीचे भी स्केलिंग कर देते हैं, नीचे भी हम इसको नाप की दूरियों को बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो अब यहाँ पे देखिए लेट अस अगेन कंसीडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो मैथमेटिक्स टेस्ट में जितने बच्चे जो मार्क्स गेन किए हैं उसको यहाँ पे हम फिर से अगर देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे मार्क्स गेन किए, तो 0 से 10 के बीच में यहाँ 2 आया, और फिर 10 से 20 के बीच में यहाँ 10 बच्चे मार्क्स गेन किए, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। और 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स गेन किए हैं? ये इतने सबसे ज़्यादा 21 बच्चे। और फिर यहाँ देखिए जो 30 से 40 के बीच में 19 बच्चे हैं, और 40 से 50 7, और 50 से 60 के बीच में कितना बच्चा है? सिर्फ एक बच्चा है यहाँ पर। तो ये आपका देखिए इसमें दिया गया है। दिस इज़ डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। तो ये ग्राफ में जो है इस तरीके से दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये दूरियाँ हैं यहाँ भी स्केलिंग इनकी ग्रेजुएशन किया गया है, इसका भी देखिए ग्रेडिंग यहाँ पे की गई है इधर भी। तो ये एक डिफरेंट टाइप का बार ग्राफ है। ऐसा बार ग्राफ हमने अपने पिछले में नहीं देखा हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिएगा जो ये एक्सिस है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम आगे रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए इन दिस ग्राफ any way different is this graph any way different from the bars graph which you have drawn in class 7। जो क्लास 7 में हमने ग्राफ को ड्रा किया था वो उससे ये वाला ग्राफ क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो क्लास 7 में था उसमें यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का नाम होता था, कभी मंथ का नेम होता था, जैसे जुलाई महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, अगस्त में कितना प्रोडक्शन हुआ, सितंबर में कितना प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अगस्त और सितंबर के बीच की दूरी ऐसा कोई यहाँ पे स्केलिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30। तो यहाँ भी देखिए स्केल से नाप कर इसको भी जब आप बनाते हैं और इधर भी स्केल से नाप के आप बनाते हैं तो इस टाइप के एक जो ग्राफ बनता है ये इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम।
तो यहाँ देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और जो वर्टिकल एक्सिस, दोनों पे यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ता है, स्केलिंग करनी पड़ती है, स्केल से नाप के बनाना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। और कभी कभी जो हमारा हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम उसमें जैसे हम मान लेते हैं 20 से कम एक भी बच्चे ने मार्क नहीं गेन किया है, तो ये जो लेंथ है, जैसे ये देखिए 20 से 25, तो इसको हम यहाँ पे नीचे वाले को नहीं यहाँ पे काउंट करते, तो इसको इससे जिग जैग लाइन यहाँ पे बना देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन हैज बीन यूज्ड along द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन 0 to 20। तो 0 से 20 के बीच में जो इतने बच्चे मार्क्स गेन किए हैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाए, क्योंकि हो सकता है इसके बीच में किसी भी बच्चे ने मार्क ना गेन किया हो, और उसके बाद में जितने बच्चे मार्क गेन किया, तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं। तो ऐसा जब डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम्स कहते हैं। हिस्टोग्राम्स के जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे बताए भी जा चुके होंगे। तो ये जो है दोनों में यहाँ पे डिफरेंस होता है, यहाँ पे कुछ बातें हैं, और उसके बाद में फिर आपका एक्सरसाइज आ जाता है। और एक्सरसाइज आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कंप्लीट करेंगे इसको। और इसके बाद में अगला जो आपका पाई चार्ट है इसको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।